हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम इसके पार्ट जनरल साइंस को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जनरल साइंस पीवाईक्यू का क्लास नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और हमारा टारगेट है मिशन रेलवे पार। ये जो क्वेश्चन पेपर जो आता है इस 4 पार्ट में आता है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो इस तरीके से 100 टोटल मार्क्स होते हैं और 90 मिनट ड्यूरेशन आपके पास रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। राम स्विम्स इन आ 72 मीटर लॉन्ग पूल। He covers 144 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path। यानी कि एक पूल है, उसकी लेंथ दी हुई है 72 मीटर और बताया गया है जो राम स्विम करता है इसको जाने में यहाँ तक और यहाँ से वापस आने में ये टोटल दूरी कवर करता है कितनी, 144 मीटर है ना। और इसको कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट में ये कवर करता है। यानी कि 72 मीटर लंबे पुल में तैरते हुए वह 1 मिनट में एक किनारे से दूसरे किनारे तक वापस आते हुए एक ही सीधे रास्ते में 144 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी औसत गति आप बताइए। तो औसत गति, जो औसत गति है, इस स्पीड है, ये क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 144 मीटर है और कितने टाइम में कर रहा है, 1 मिनट। यानी कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप सेकंड में, तो 60 सेकंड। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2.4 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये इसकी औसत गति होगी, एवरेज स्पीड होगी। यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। राम स्विम्स 95 मीटर लॉन्ग पूल। ही कवर्स 190 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अभी हमने कैलकुलेट किया है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है पूरे टाइम में, यानी कि टोटल टाइम कितना होगा और टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस है 190 मीटर और टोटल टाइम है 60 सेकेंड। यानी कि इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा 3.17 मीटर पर सेकेंड और इसको हम लिख सकते हैं 3.17 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। तो इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 100 kg इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली from a velocity of 5 meter per second to 17 meter per second in 6 seconds. The magnitude of the force exerted on the objective। यानी कि कोई वस्तु है जो कि 100 किलोग्राम की है, मास इसका द्रव्यमान दिया गया है। एक वस्तु को 6 सेकंड, यानी कि टाइम हम देखें तो ये टी गिवन है 6 सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, ma, और द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 किलोग्राम दिया गया है, ये 100 kg दिया गया है। और एक्सेलरेशन कितना है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि 17 -5 डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि 100 इंटू 12 बचेगा, इसमें से 17 -5 हो जाएगा 12 और ये 6 सेकंड लग रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 200। और इसकी जो यूनिट रहती है फोर्स की वो कितनी रहती है, न्यूटन। यानी कि 200 न्यूटन इसका फोर्स आ जाएगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी पता कर सकते थे क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, बाकी जो मैग्नीट्यूड सबका सेम ही है 200। तो यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर दे सकते थे 200 न्यूटन, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान गिवन है
तो 20 किलोग्राम पृथ्वी पर उस वस्तु का वजन, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु होगी उसका वजन क्या होगा, उसका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी, तो m इंटू जी, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू जी, लगभग 10 दिया गया है 9.8, तो ये हो जाएगा 200, या फिर डायरेक्टली गिवन वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, यानी कि 20 इंटू 9.8, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 196 न्यूटन। इसका क्या होगा, वेट होगा, भार होगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस, यानी कि एक बांध में संग्रहित जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो वाटर है और डैम जो है उसमें संग्रहित है ये इस तरीके से, तो उसमें जो भी फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कौन सी ऊर्जा होगी, वो होगी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा भी, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्क इज डन इफ देयर इज डैश, यानी कि अगर वहाँ कोई कार्य हो रहा है तो कार्य किया जाता है तो क्या होगा, कोई एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो उस पर किसी भी वस्तु पर कार्य किया जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एनर्जी ऊर्जा। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका डेफिनेशन देखें तो किसी भी कार्यरत या कार्य जो भी किया जाता है उसको करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यदि किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीज एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, यानी कि एक वस्तु है, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और ये किसी हाइट से फेंकी जाती है और इसको गिराने के दौरान अपने रास्ते में कहीं भी ऊर्जा बढ़ जाती है, उस पॉइंट पर कौन सी ऊर्जा इसमें बढ़ जाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीज एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, तो ये आपको बताना है। तो किसी वस्तु में उस टाइम पर क्या है, उसमें वेग है, यानी कि जो टोटल एनर्जी रहेगी वो दो एनर्जी फॉर्म में संग्रहित रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर स्थितिज यानी कि स्थिति यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी कि कोई गति नहीं कर रहा है, पर ये छोड़ा जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर गति होगी, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और इस टाइम पर इसकी कौन सी ऊर्जा काम कर रही होगी, बढ़ रही होगी, ये हो रही होगी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट और कॉल्ड एस, यानी कि वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन करती हैं उन्हें कहा जाता है, उनको कहा जाता है चमकदार वस्तुएं, यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल फास्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज प्रवाहित होती हैं, यानी कि यात्रा करती हैं, गुजरती हैं सबसे तेजी से। अब इससे थोड़ा रिलेटेड आप देखिए जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, इनको आप समझ लीजिए ये दो प्रकार की होंगी, एक तो कौन सी होगी मैकेनिकल, एक होगी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कौन सी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दो तरह की वेव्स होंगी, तरंगे होंगी। अब जो मैकेनिकल तरंगे हैं ये भी दो तरह की होंगी, एक तो होंगी लॉन्गिट्यूडनल और एक होगी कौन सी ट्रांसवर्स, यानी कि ये होंगी अनुदैर्ध्य और ये होंगी अनुप्रस्थ, ये दो तरह की होंगी। अब इसी में आता है जो मैकेनिकल वेव्स हैं, इसी में आती हैं साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, और जो भी जितनी भी साउंड वेव्स हैं उनको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सारी ही कौन सी होंगी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, सारी ही कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारी ही ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब यहाँ से हम देखें, एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि साउंड वेव्स हो गई, और जो साउंड वेव होंगी ये ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, यानी कि जो वैक्यूम होगा इसमें साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। अब जो भी ठोस होगा इसमें, यानी कि सॉलिड होगा, इसमें सबसे ज़्यादा इनकी गति रहेगी, वेग रहेगा सबसे ज़्यादा साउंड वेव का, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
और साथ ही में बात करें, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से ऑडिबल रेंज के लिए, यानी कि जो सुनने योग्य ध्वनि है उसके लिए। तो जो ऑडिबल रेंज है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है ऑडिबल रेंज। साथ ही में बात करें लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज ये कौन सी वेव्स रहेंगी? ये रहेंगी इंफ्रा साउंड वेव्स। और ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज तो ये वैल्यू रहेंगी अल्ट्रासाउंड। तो ये आपको रखना है याद, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर साउंड जो ऑडिबल साउंड है इससे बनता है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज रहेगा। तो डी इसका हो जाएगा सॉलिड्स, यानी कि ठोस जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा गति रहेगी किसकी? साउंड वेव्स की। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर रीडिंग्स डिक्रीज टू डैश व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो अमीटर पढ़ना कितना घट जाता है? तो जो रेजिस्टेंस रहेगा यानी कि रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस रहेगा। अब तार की लंबाई आप डबल कर दीजिए तो जो V इक्वल्स टू आई आर होगा, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये जो I होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस यदि बढ़ रहा है दोगुना तो करंट क्या होगा? 1 होगा, 1/2 होगा, यानी कि आधा होगा, यानी कि B इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैप्ड हीट इनसाइड द अर्थ सरफेस इज नॉन एज, यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर फंसी गर्मी को निम्न रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सी गर्मी रहती है? ये जियोथर्मल एनर्जी रहती है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा रहती है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एलिमेंट हैज 3 ऑर्बिट्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, यानी कि कौन सा तत्व है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं हैं? यानी कि पूरी तरह से बाहरी कक्षा भरी हुई है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये नोबल गैसेस होंगी। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पर बात करें, ये है ऑर्गन, और ये जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, और फिर आता है क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरीके से ये आता है। अब बोला गया है 3 कक्षाएं, यानी कि इसमें 1 कक्षा, 2 और इसमें होंगी 3 कक्षाएं। पहली बात तो ये है। और इसका एटॉमिक नंबर आप देखें तो 18 होगा। कितना होगा? 18। अब इसको फिल करने के लिए क्या होगा? 288। ठीक है। अब यही बोला गया है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और 3 कक्षाएं हैं, तो 1 2 3। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ऑर्गन है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें हीलियम, यानी कि 2 होगा इसका, यहाँ पर 10 होगा, यानी कि 2 2,8। क्रिप्टॉन कितना हो जाएगा? 288 18 और 8, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें 4 कक्षाएं हो जाएंगी, 4 जो हो जाएंगे आउटर सेल हो जाएंगे। तो सी का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑर्गन। ये हो जाएंगी नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? अब ये सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, ये सब बताने के लिए आपको एक टेबल याद करनी होगी। इससे एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे, सारे ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स क्या चल रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरफ आप जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाएंगे तो बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी ये बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो किसकी रहेगी? यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? हीलियम। तो इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। अब सेकंड की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी लेफ्ट टू राइट आने पर बढ़ती है, और नीचे से ऊपर आने पर ये भी बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सेम ट्रेंड इन दोनों का चलेगा। इसको आप इजीली इस तरीके से मतलब याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ता है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है इस तरीके से ट्रेंड में चलेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेगा, जो हेलिना की रूबी के साथ फ्रेंडशिप, फरियाद, ये वाला जो एलिमेंट रहेगा ये सबसे ज़्यादा
क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा इसकी रहेगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साथ ही बात करें नीचे से ऊपर जाने पर ये बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो ये आपको ट्रेंड याद रखना है। साथ ही में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक हम बात करें तो ये यहाँ पर बढ़ती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बढ़ती है। अब इनकी पोजीशन देखें, क्लोरीन जो है 17 ग्रुप में है, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में है, और जो सल्फर है ये है 16th ग्रुप में, और मैग्नीशियम है सेकंड, बेटा मंगेकार Mg ये है सेकंड में। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका उल्टा क्या होगा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है ये है क्लोरीन इलेक्ट्रो, इनमें कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, नेगेटिविटी है इसकी। अब पॉजिटिविटी देखें तो ये किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, इसका आंसर नहीं दिया गया है आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन 23.3 ग्राम ऑफ जिंक द नंबर ऑफ मोल्स इज, यानी कि जस्ता का 23.3 ग्राम में कितने मोल्स की संख्या होगी। अब इसमें तो काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी कि 23.3 ग्राम ऑफ जिंक दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम्स और अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो मोलर मास कितना होगा जिंक का, ये होगा 65, यानी कि 23.3 अपॉन 65 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.37 मोल्स। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 0.36 के आसपास आता है, यानी कि 0.35, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी, ये फॉर्मूला ज़रूर आप याद रखिए। द नंबर ऑफ मोल्स इसको डिनोट करते हैं एन से, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एम। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है कभी कभार। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है और एवोगैड्रो नंबर, यानी कि ये कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से भी आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉपर मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट देन, जब तांबा धातु जस्ता सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या बनता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है ये, यानी कि देखा जाए कॉपर मेटल प्लस किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4, तो इसकी रिएक्शन यदि कराई जाएगी तो कौन सी प्रतिक्रिया होगी, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन होगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि निम्न से कौन घ्राण संकेत है, तो ये आपको बताना है। तो ये है क्लोव, यानी कि लौंग, यानी कि इसका सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद विरंजन एजेंट क्या है, तो ये क्या है, क्लोरीन है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी कि किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, निकल का किया जाता है जहां तक है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोजनीकरण के में उत्प्रेरक के रूप में निकल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ हेलोजन, यानी कि एक हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप आपको पता ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब हैं हेलोजन ग्रुप, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लोरीन है हेलोजन ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 to 18 आर प्लेस्ड इन पीरियड, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्वों को अवधि में रखा गया है। 11 को हम डिनोट करें तो ये कैसे होगा 2 8 1, और 18 को करें तो ये हो जाएगा 2 8 और 8, ये हो जाएगा 18, यानी कि ये तो 11 जो है 2 8 1 ये हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप से, और ये जो है ये हो जाएगा
हेलोजन ग्रुप ये हो जाएगा नोबल ग्रुप यानी कि 18th ग्रुप से ये डिनोट करेगा। और साथ ही में बात करें अब जो भारी कक्षा में है यानी कि 3 कक्षाएं हैं यानी कि थर्ड पीरियड में इनको रखा जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो इनको थर्ड पीरियड में रखा जाएगा यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मोनोकोट प्लांट यानी कि एक मोनोकोट पौधा है कौन सा इसमें से, या फिर इनको बोले एक बीजीय पादप, एक बीजीय प्लांट इनको बोल सकते हैं, और जो द्विबीजीय होंगे उसको डाइकोट बोलेंगे। तो ये प्याज गार्लिक वगैरह ये सब हो गए, ये आते हैं एक बीजीय प्लांट यानी कि मोनोकोट प्लांट, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर लहसुन। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन द सेल्स ऑफ डैश टिश्यूज आर डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ पर परमानेंट टिश्यूज यानी कि डैश ऊतक की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए विभेदित किया जाता है, या फिर इसको कहा जाता है क्या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, या फिर इनको कहा जाता है क्या विभाज्योतक ऊतक। इसमें क्या होता है एक समान इनका व्यास होता है और इनका जो आकार रहता है या तो आयताकार रहता है रेक्टेंगुलर रहता है या बहुभुजी यानी कि पॉलीगन टाइप का आकार रहता है, और इन कोशिकाओं का केंद्रक क्या होता है बड़ा होता है, जीव द्रव्य सघन और इनमें रिक्ति का अनुपस्थिति रहती है। तो ये आपको याद रखना है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गार्ड सेल्स 12 व्हेन डैश फ्लोस इनटू द कॉसेस ऑफ स्टोमेटल पोर टू ओपन यानी कि जब उनमें प्रवाहित होता है क्या जिससे पेट में छिद्र खुल जाते हैं तो गार्ड कोशिकाएं सूज जाती हैं। तो कौन प्रवाहित होता है, यानी कि कोई गार्ड सेल होगा उसमें यदि वाटर प्रवाहित होगा तो उसका कॉज क्या होगा उसके पोर खुल जाएंगे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट्स यानी कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो जो वाई क्रोमोसोम रहता है इसमें माता पिता का योगदान रहता है यानी कि वाई क्रोमोसोम। तो ये ऑप्शन कुछ गलत दिए गए हैं, यानी कि हाफ ऑफ इट्स जीन्स अपने जीन का आधा यानी कि आधा आधा प्रवाहित करेंगे, और वाई क्रोमोसोम ये कॉमन रहता है यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर ले लीजिए। विच वन ऑफ दीज इज फाउंड इन ह्यूमन मेल्स ओनली यानी कि इनमें से कौन सा केवल मानव नर में पाया जाता है। तो ये वाई क्रोमोसोम जो होता है मानव नर में केवल मेल में पाया जाता है वाई गुणसूत्र, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें ये 24 जो क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट्स यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सेल ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है गैमेट, इसको बोला जाता है गैमेट। और अ सेक्स सेल दैट एज हाफ ऑफ द नॉर्मल डीएनए ऑफ अ रेगुलर बॉडी सेल, मेल में क्या होगा मेल में पाया जाएगा स्पर्म, ये कंट्रीब्यूट करेगा, और फीमेल में क्या होगा एक्स बोलेंगे या फिर इसको बोला जाएगा गेमेट्स, द गेमेट्स आर एक्स। तो इसमें एक्स होगा फीमेल में और मेल में क्या होगा स्पर्म। तो ये हाफ हाफ अपना हाफ ऑफ इट्स जीन का ये अपना कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वहीं बात करें मानव नर में कौन सा पाया जाता है वाई गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना अपना भूलें, साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।